हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने भूगोल में जो अपने सेकंड पार्ट कर रहे हैं बुक का, उसका आज अपने नया अध्याय नंबर 14 जनसंख्या संरचना करेंगे। इससे पहले अपने 13वां अध्याय इसका कर चुके हैं सेकंड पार्ट में, और जिसमें जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में अपने पढ़ा था। आज अपने जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या संरचना होती क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लें अपने। जनसंख्या संरचना किसी देश की जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं के बारे में बताती है। और सामाजिक संरचना में क्या क्या शामिल होता है, उसमें जैसे सामाजिक संरचना में एक तो आपका आ गया ग्रामीण शहरी अनुपात या संरचना के हो से। उसके अलावा लिंगानुपात, अनुपात भी कह लो, संरचना या अनुपात, लिंगानुपात, आयु संरचना, उसके अलावा आयु संरचना के बाद में आपका आ जाएगा साक्षरता, फिर धार्मिक संरचना, उसके बाद भाषाई संरचना, और व्यावसायिक संरचना। ठीक है, ये टॉपिक अपने किसी देश की जनसंख्या संरचना में उसकी सामाजिक विशेषताओं को जानने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अपने सबसे पहले जो पढ़ेंगे उसमें ग्रामीण शहरी संरचना या ग्रामीण शहरी अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण शहरी अनुपात की अपने बात करें तो भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। ठीक है, और एक आंकड़ा बताया गया है आपकी पुस्तक में कि भारत में 1921 में लगभग 88.8% जनसंख्या ग्रामीण थी। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा रहती थी, लेकिन क्या है कि बाद में औद्योगिकरण और नगरीकरण के विकास के कारण नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि होती गई, जिसको अपने एक सारणी के द्वारा, जिसमें 1921 से लेकर 2011 के बीच में जो शहरी जनसंख्या का अनुपात बताया हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार अपने ये देख लेते हैं कि कैसे शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। तो उसको जानने के लिए अपने एक सारणी बनाते हैं 1921 से लेकर 2011 तक। ठीक है, 1921 में जो जनसंख्या थी, शहरी जनसंख्या की अपने बात करें, उसके प्रतिशत की बात करें तो 11.2%। इसी वजह से जो ग्रामीण जनसंख्या है
उसका प्रतिशत 88.8% था, 88.8% था। उसके बाद में हो गई 12% और ये कितनी हो गई 88। ठीक है, फिर 13.8 और 17.3, फिर 18, 19.9, 23.4, 25.7, 27.8 और 31.2। ये सारे आंकड़े प्रतिशत में हैं, इनको भी अपने यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और अब कितनी है ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। इन आंकड़ों को भी इसके हिसाब से अपने यहाँ पे दर्शाया जा सकता है कि मतलब जितनी शहरी जनसंख्या है उतनी ही आप उसमें 100 में से माइनस करके 13.8 को वो निकाल सकते हैं, जैसे अपने ये निकाल लें। ठीक है, तो ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 1921 से 2011 के बीच में रहा है। ठीक है, अब अपने जो बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपने ग्रामीण जनसंख्या की। सबसे पहले अपने ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की अपने बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या क्या कौन सी होती हैं? जो प्राथमिक गतिविधियां करती हैं, कार्यों के अनुसार अपना उनका कार्य क्या होता है? प्राथमिक गतिविधियां। प्राथमिक गतिविधियों में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या क्या आता है। सबसे मुख्य रूप से आती है कृषि, मछली पालन या मछली पकड़ना, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन करना, मतलब जो प्रकृति से सीधे जुड़े हुए कार्य होते हैं, गतिविधियां होती हैं, वो ग्रामीण जनसंख्या जो होती है वो करती है। इनका जो शहरों से अपने कह दे विभेद करना है तो इस कार्यों के आधार पे किया जाता है कि जो प्राथमिक गतिविधियां करेगी जनसंख्या वो ग्रामीण जनसंख्या होगी। ठीक है, अब अपने ग्रामीण जनसंख्या के बारे में कुछ आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है? 6,40,867। ठीक है, 6,40,867 कुल गांव है भारत में। और मुख्य रूप से अपने कुछ राज्यों की बात कर लें तो उसमें उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा गांव हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, फिर और फिर राजस्थान। ये भारत में जो गांवों की कुल संख्या और कुछ प्रमुख राज्यों की संख्या में गांवों की संख्या जिसमें ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की बात अपने करें कि कौन कौन से राज्य जो हैं जिसमें ग्रामीण जनसंख्या का ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है। 2011 के अकॉर्डिंग जो 68.8% जनसंख्या है जो ग्रामीण जनसंख्या है भारत की। और राज्यों के हिसाब से अपने बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है ग्रामीण जनसंख्या का 89.96%। ठीक है, उसके बाद आता है बिहार। बिहार में 88.7%। फिर आता है असम
इसमें 85.9%। फिर आता है उड़ीसा, इसमें 83.3% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपने ग्रामीण जनसंख्या के बारे में कुछ जो पॉइंट है वो देख लिए। इसके बाद आती है अपनी शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या क्या होती है? शहरी जनसंख्या कौन सी होती है? जो गैर प्राथमिक कार्य करती है। शहरी जनसंख्या जो गैर प्राथमिक कार्य करती है। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार जनगणना विभाग ने जो शहरी इलाके हैं उनके लिए एक परिभाषा दी। उसके अनुसार क्या था 1991 के परिभाषा के अनुसार कि कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व होना चाहिए, 75% कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में द्वितीयक करें तृतीयक करें क्रियाकलापों में संलग्न होनी चाहिए। वहां पे उसका प्रबंधन करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसका प्रशासन करने के लिए नगर पालिका या छावनी बोर्ड और अधिसूचित शहरी क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, उसे अपने एक शहरी जनसंख्या या एक कह सकते हैं कि शहर का नाम दे सकते हैं, कस्बे का नाम, टाउन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और शहरी जनसंख्या की अपने बात करें तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1.99 करोड़ जनसंख्या थी, शहरी जनसंख्या थी। और बाकी अपने यहां पे देख ही रहे हैं कि उसका क्या प्रतिशत था शहरी जनसंख्या का, और धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो रही है। जैसे 1921 में 11.2 है, यहां आपकी जैसे बुक में बता रखा है कि 1911 में लगभग 10% ही थी। ठीक है, और जो 2011 में आके 31.2% हो गई। तो ये इसमें जो धीरे धीरे सुधार आया, जो अपने औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, इसकी वजह से। ठीक है, और भी कुछ कारण हैं जिनकी अपने बात करेंगे। तो शहरी जनसंख्या के बारे में ये हो गया। अब शहरी जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़ों की अपने बात कर लेते हैं। अपने कुल टाउन या कस्बों की बात करें विभिन्न श्रेणी के, कुल कस्बे विभिन्न श्रेणी अपने यहां लिख दें, विभिन्न श्रेणियों के, उनकी संख्या की बात अपने करें तो 7935 है। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? ये तो भारत के लिए हो गया कुल कस्बों की संख्या। अब कुछ राज्यों की अपने यहां बात कर लेते हैं जिनमें कस्बों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 721 पाए जाते हैं। फिर आता है नंबर उत्तर प्रदेश का जिसमें 648। उत्तर प्रदेश के बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश जिसमें आएंगे 364। फिर आएगा महाराष्ट्र 256 और फिर आएगा
लास्ट में आपका कर्नाटका जिसमें 220। ये मुख्य अपने जो जिसमें ज़्यादा संख्या में कस्बे पाए जाते हैं उनकी यहाँ बात कर लें। अब जैसे अपने ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात वाले सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्यों की बात की थी, वैसे ही अपने शहरी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले इलाकों की या राज्यों की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो राज्य हैं उसमें सबसे पहले आएगा मिजोरम। मिजोरम में शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक पाया जाता है 51.51%। ठीक है, मिजोरम के बाद आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह अनुपात हो जाता है 48.45%। फिर नंबर आता है केरल का, और केरल में ये हो जाता है 47.72%। केरला के बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 45.23%। और फिर आता है गुजरात। तो गुजरात में कितना है 43.58%। ये कुछ आंकड़े हो गए। अब एक चीज और जो यहाँ पे नहीं बताई गई, जैसे मैंने ये नहीं लिखा हुआ आपको समझाने के लिए कि अगर 1941 में 13.8% शहरी जनसंख्या है तो ग्रामीण जनसंख्या तो आप अपने आप ही निकाल सकते हो। 100 में से 13.8 निकाल लें, 100 में से 14 गए तो कितने होते हैं 86 और 0.2 निकाल सकते ना ऐसे। इसमें 8 लगाए तो 87 हो गए और 13 100। ठीक है, इस तरह से अपने निकाल सकते हैं। अब 100 में से 18 गए तो 82 रह गए, 82.7 है ना। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। और ये ऐसे निकाल सकते हैं अपने, ये अपना डायरेक्टली 82% आ जाएगा। अब कितने हैं 19.9 20 है तो 100 में से 20 गए 80.1 ऐसे निकाल सकते हैं ना। 24 है 76 हो गया और 76.6। 25.7 ऐसे 26 मानो तो 26 गए तो 74.3 और ये 28 मानो इसे तो 72.2 ऐसे निकल सकते हैं। और ऐसे ही आप जैसे अपने हिमाचल प्रदेश की बात की थी कि 89.96% ग्रामीण जनसंख्या, तो वहां पे शहरी जनसंख्या सबसे कम होगी भारत में, प्रतिशत उसका 10.04%। और इसमें जैसे मिजोरम में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है तो यहाँ पे सबसे कम जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या होगी 48.49%। तो इस तरह से आप शहरी जनसंख्या को जो बता रखा है उसके आधार पर 100 में से माइनस करके, क्योंकि ये प्रतिशत है, वो आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में अपनी बात हो गई। अब अपने कुछ कारणों की बात कर लेते हैं कि जो शहरी जनसंख्या है उसमें वृद्धि क्यों हो रही है। वृद्धि होने का कारण जो जैसे अपने सारणी तो इसीलिए मैंने बनाकर रखा है कि बार बार इसकी अपने बात आ रही है कि 1921 से लेकर 2011 के बीच में जो 11.2% शहरी जनसंख्या थी वो 31.2%, उसमें ये वृद्धि होने की वजह क्या क्या है, कारण क्या क्या है, तो अपने यहां लिख सकते हैं शहरी जनसंख्या के वितरण को या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। शहरी जनसंख्या के वितरण वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें जो एक नंबर है वो आ जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी का होना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी का होना, इस वजह से लोग ग्राम से या गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं, शहरीकरण होता है। दूसरा पॉइंट अपना आ जाएगा शहरों में
ग्रामीण इलाकों के मुकाबले में या तुलना में अपने कह सकते हैं अधिक सुविधाओं का पाया जाना। तीसरा आ जाएगा अपना नगरीय आकर्षण, नगरों की चकाचौंध की और नगरों की आकर्षण करने वाली सुविधाओं की वजह से लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। औद्योगिकरण आ जाएगा। पांचवा पॉइंट आ जाएगा अपना शिक्षा का प्रसार, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार ज्यादा होता है। इसके अलावा यातायात और संचार के सुविधाओं का विकास या उपलब्धता अपने कह सकते हैं। और एक कारण अपने कह सकते हैं, जैसे बेरोजगारी की अपने बात की थी, यहां अपने बात कर लेते हैं कि कृषि का अलाभकारी होना, कृषि व्यवसाय में ज्यादा उत्पादन ना कर पाना, ज्यादा लाभकारी उत्पादन ना कर पाने की वजह से भी लोग शहरों की ओर शहरी कामकाज करने के लिए चले जाते हैं। और इसके अलावा जो अपने एक कारण और भी बता सकते हैं कि जो शहरी इलाके हैं, ठीक है, उसमें जैसे अपने बात आ गई शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं का ज्यादा विकास होता है, और उसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें कृषि का अलाभकारी होना और घरेलू और कुटीर उद्योग धंधे जो हैं उनका भी ह्रास होना, उनमें भी कमी हो जाना। तो ये है अपने ग्रामीण शहरी अनुपात के बारे में अपने यहां पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक अपने जो करेंगे वो लिंगानुपात के बारे में करेंगे। लिंगानुपात या इसे अपने सेक्स रेशियो भी कह सकते हैं। ये होता क्या है, महिलाओं की कुल जनसंख्या अनुपात में पुरुषों की कुल जनसंख्या गुना में 1000। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, जो कि जो वर्ल्ड वाइड या पूरे विश्व का लिंगानुपात की अपने बात करें, विश्व के लिंगानुपात की बात करें तो वो 984 औसत रूप से जो 984 है विश्व का, उसके मुकाबले में भारत का लिंगानुपात कम है। ठीक है, अब भारत में जो डाटा की अपने बात करें तो 1901 से लेकर और 2011 के बीच में कैसे लिंगानुपात में परिवर्तन आया है उसको एक सारणी के माध्यम से अपने यहाँ पे देख रहे हैं। 1901, 1911, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 यहाँ आ जाएगा लिंगानुपात। ठीक है, तो 1901 में 972, 964, 955, 950, 945, 946, 940, 930, 934, 927, 933 और 940। इसमें ये देखा गया है कि अनुपात कम होता गया 1901 के बाद में बीच, अब जैसे 27 के बाद में 33 और 33 के बाद में 40, 1991 के बाद में ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 1981 तक कभी कम कभी ज़्यादा, यहाँ से 3 जो दशक हो गए हैं उस दौरान ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें अपने देख सकते हैं। अब लिंगानुपात की अपने भारत की बात होगी कि 940 है, तो अपने यहाँ पे बात करें कि
भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में आ जाएगा अपने, सबसे ज़्यादा है केरल का 1084, ठीक है, ये अपने राज्य आ जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में इसमें आएगा अपना पुडुचेरी 1038, ठीक है, ये सर्वाधिक हो गया। और न्यूनतम लिंगानुपात की अपने बात कर लें, न्यूनतम में राज्य आएगा अपना हरियाणा 877, और केंद्र शासित प्रदेश आएगा दमन व दीव 618, ठीक है। तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम हो गया। इसके अलावा आपकी बुक में जैसे आगे बता रखा है कि जो भारत का लिंगानुपात 940 है, उससे ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, उससे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उनको अपने कर्मानुसार यहाँ पे उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले आएंगे औसत, या अपने ऐसे लिख दें राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये अवरोही क्रम में होंगे, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा वाला, उसके बाद उससे कम वाला। तो इसमें केरल जैसे पता ही है आपको दूसरे नंबर पे, उसके बाद आएगा, राज्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड। 16 राज्य जो हैं वो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले हैं, 16 राज्य, ठीक है। अब राज्यों के साथ साथ अपने यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर लें, केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर लें। उसमें 2 आएंगे, एक तो पुडुचेरी और दूसरा लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ये घटते क्रम में है, सबसे ज्यादा इसका, फिर कम इसका, ऐसे, ठीक है। और राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब अपने जो राष्ट्रीय औसत से कम वाले हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी यहां अपने बात कर लेते हैं। से कम, तो इसमें ये बढ़ते क्रम में होगा।
आरोही क्रम में। सबसे कम है जैसे हरियाणा का, तो उसका नाम पहले लिखे होंगे अपने, हरियाणा 2011 के आंकड़े हैं ये। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उसके बाद आएगा गुजरात, सॉरी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये राज्य हो गए 16 वो और 12 ये। पहले 2011 की जनगणना के दौरान 28 राज्य थे। तो उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की बात आ जाएगी। कम वालों में राष्ट्रीय औसत से कम जिनका लिंगानुपात है, तो इसमें आएगा एक अपना सबसे पहले सबसे कम है जिसका दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, और पांचवा आ जाएगा इसमें अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय औसत से कम वाले हो गए, पहले अपने अधिक वाले कर लिए। अब कारण क्या है कम लिंगानुपात का, कि लिंगानुपात इतना कम क्यों है, इसकी यहाँ अपने बात कर लें। उससे पहले एक अपने बात करें तो जो सबसे डाउनफॉल आया है या कमी आई है तो वो दमन व दीप में आई है। लगभग 92, पहले के मुकाबले 92 अंक की कमी आ गई। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो मेघालय के लिंगानुपात में हुई है, और सबसे कम वृद्धि उत्तराखंड के लिंगानुपात में हुई है। ठीक है, दिल्ली है जो अपनी, उसके लिंगानुपात में भी 2001 के मुकाबले में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो कारण है लिंगानुपात कम होने के, उनकी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है पुत्र प्राप्ति की लालसा। भारतीय लोगों में सामाजिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, उनके परंपरागत रीति रिवाजों में से जो पुत्र को पुत्री से श्रेष्ठ समझा जाता है, उसकी लालसा ज़्यादा रहती है माता पिता में पुत्र प्राप्ति की। और इसी वजह से अभी ये कम है या पहले ज़्यादा हो रहा था, अभी भी कुछ लेवल पे हो रहा है कि उनकी लिंग जांच करवा कर कि लड़का है कि लड़की है, और पता चलता है कि लड़की है तो गर्भपात करवा दिया जाता है, लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाता है। इस वजह से ये सबसे बड़ी वजह है कि जो पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का जो अनुपात है वो कम मिलता है। अभी इसके ऊपर सरकार ने कंट्रोल बहुत लगाया है, थोड़ा बहुत लेवल पे चल रहा है, लेकिन इसमें कमी आई है, तो इसी वजह से धीरे धीरे सुधार आता जा रहा है। दूसरा है बाल विवाह के कारण मातृ मृत्यता दर का ऊंचा होना, या की ऊंची दर, ऐसे लिख सकते हैं, मातृ मृत्यता की ऊंची दर। छोटी उम्र में शादी करने से जब लड़की मां बनने वाली हो जाती है तो छोटी उम्र की वजह से उसका जो शरीर है बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं होता।
ठीक है। तो उस वजह से उसको दिक्कतें सामने आती हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से भी जो महिलाओं की संख्या है वो कम होती है, ठीक है। तीसरा, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता। साधारणतः भारत में पुरुष कमाते हैं, ठीक है, कमाई करते हैं, और जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से उनके ऊपर आश्रित होती हैं। इसी वजह से उनका ठीक तरीके से, संपूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता, उनको अपनी ज़रूरतों के लिए मांगना पड़ता है। इसी वजह से उनका जो स्वास्थ्य है उनके ऊपर भी ध्यान वो नहीं दे पाती, है ना, अपनी कमाई की वजह से या पैसों की कमी के कारण। और इस वजह से इस उदाहरण देखा जाता है कि महिलाओं की जल्दी मृत्यु हो जाती है और उनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। फिर शिक्षा का या महिला शिक्षा का अभाव। अपने पहले के लेक्चर में किया था, इसमें भी अपने साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारत की साक्षरता दर है 2011 में वो 74.04 है, पुरुषों की 82.14 है और महिलाओं की 65 है। तो यहाँ पे भी एक तो साक्षरता वैसे ही कम है भारत में, और दूसरी महिलाओं की तुलनात्मक रूप से और कम साक्षरता मिलती है। साक्षरता की कमी के कारण एक तो वो आर्थिक रूप से सबल नहीं हो पाती हैं, और उसमें एक ज्ञान की कमी रहती है, जिसकी वजह से ज्ञान की कमी, शिक्षा के अभाव और आर्थिक रूप से सबल न हो पाने के कारण वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो उसका शोषण किया जाता है उसके विरुद्ध वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, बुलंद नहीं कर सकती, ठीक है। उसकी स्थिति दयनीय रहती है। ये भी जो महिलाओं की संख्या में कमी का एक कारण है, ठीक है। तो ये कारण हो गए पुत्र प्राप्ति की लालसा, बाल विवाह के कारण, मातृ मृत्यता की ऊंची दर, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और महिला शिक्षा का अभाव, ठीक है, ये कारण हो गए। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से अपने कारण और भी कह सकते हैं कि किसी खास एरिया में, क्षेत्र में, जिसमें जैसे अपने शहरी इलाके को ले लें, तो शहरी इलाकों में जैसे अपने प्रवास की बात की थी कि गांव में जो कृषि के असफलता के कारण उद्योग धंधे, जो कुटीर और लघु उद्योग धंधे हैं उनके ह्रास के कारण, या रोजगार की अवसरों की अनुपलब्धता के कारण जो लोग शहरों की ओर प्रवास कर जाते हैं, तो उस वजह से जो प्रवास की धारा का मुख्य स्रोत होता है, मुख्य बिंदु होते हैं, वो युवा वर्ग के लोग और पुरुष वर्ग के लोग होते हैं। तो इसी वजह से जिस जगह से वो शहरों की ओर जाएंगे वहाँ पे तो पुरुषों की संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है, वो एक अलग बात है। अपने यहाँ लिंगानुपात में कमी की बात कर रही है, तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, महिलाओं की संख्या कम हो जाती है, तो वहाँ पे भी लिंगानुपात में गड़बड़ हो जाती है। और इसके साथ साथ लोगों के प्रवास करने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, पर्यावरण का प्रदूषण होता है, वहाँ के जो संसाधन हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, लोगों को जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती हैं, तो शहरों में भी इनसे संबंधित समस्याएं हैं जो वो पैदा हो जाती हैं। तो आज अपने ये दोनों टॉपिक, जिसमें ग्रामीण नगरीय अनुपात और लिंगानुपात के बारे में पढ़ा, इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।